हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी का बिहेवियर साइंस का वीडियो नंबर चौथा। ठीक है, तो आप लोग को बिहेवियर साइंस का वीडियो नंबर चौथा इस सप्ताह में देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहेवियर साइंस का मतलब जान रहे हैं, इसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है एंड इसमें आपको सोशियोलॉजी के बारे में जो है पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में चौथा वीडियो शुरू करते हैं। कहता है फ्रायड का मन संरचना मॉडल क्या है। ठीक है, फ्रायड का मन फ्रूड स्ट्रक्चर माइंड, ठीक है, मॉडल ऑफ माइंड। इससे पहले हम आपको क्या पढ़ाए थे? लेवल ऑफ माइंड। क्या चीज़ पढ़ाए थे? लेवल ऑफ माइंड। कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले हम मन का स्तर पढ़ाए थे। ठीक है, मन के स्तर हमने 3 स्तर में बताया, एक कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो वो था लेवल ऑफ माइंड, मन का स्तर। ठीक है, और ये है मॉडल ऑफ माइंड। ठीक है, मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड, समझ गए ना? तो स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ माइंड, या इसी को हम लोग अहम, उपाहम, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानते हैं। किसी व्यक्ति के ईगो, सुपर ईगो और आईडी के बारे में हम लोग इसी माइंड स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में समझते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन आपसे फ्रायड का मन संरचना मॉडल पूछ दे या फिर आपसे कहे कि किसी पर्सनालिटी के अंदर आईडी, ईगो और सुपर ईगो को समझाइए, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड स्ट्रक्चर मॉडल में भी आपको इसी तीनों के बारे में बताना पड़ता है और डायरेक्टली भी पूछ लेगा तो इसी तीनों के बारे में। ठीक है, कहता है कि फ्रायड, देखिए फ्रायड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चाहे आइसबर्ग सिद्धांत हो, ठीक है, चाहे आपका साइको एनालिसिस थ्योरी हो या फिर आपका माइंड स्ट्रक्चर मॉडल हो, ये सबको जो है आपको फ्रायड ने दिया था। और साइकोलॉजी में, ठीक है ना, साइकोलॉजी में फ्रायड का अपना ही एक अलग योगदान है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है फ्रायड का चीज़ें। तो देखिए सिगमंड फ्रायड के ने सन 1923 में मन के संरचनात्मक मॉडल को परिभाषित किया, जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करता है। अब ये जो सिगमंड फ्रायड ने जो अपना ये स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्रक्चर मॉडल दिया, तो इन्होंने जो डिफाइन किया, कब किया? 1923 में इन्होंने अपना डिफाइन किया इसे, जो हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करता है। माइंड स्ट्रक्चर मॉडल किसे वर्णित करता है? मानसिक जीवन को वर्णित करता है। ठीक है, आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण 3 उपतंत्रों, सब सेंटर द्वारा होता है। तो जो पर्सनालिटी हम लोग को बताया गया है कि पर्सनालिटी के अंदर ईगो, सुपर ईगो और आईडी के बारे में बताएं, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो पर्सनालिटी का निर्माण होता है उसमें 3 उपतंत्रों से मिलकर ही होता है। ठीक है, एक होता है आपका आईडी, एक होता है आपका ईगो, ठीक है, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। इसी तीनों उपतंत्र से मिलकर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बातें को समझ गए? और ये कहाँ से आया? तो यह माइंड स्ट्रक्चर मॉडल से आया। कौन इसे दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। कब दिया? तो इसे परिभाषित किया 1923 में। और यह हमारे जीवन के मानसिक जीवन को वर्णित करता है। जो माइंड स्ट्रक्चर मॉडल है ना, यह हमारे मानसिक जीवन को वर्णित करता है। और मानसिक जीवन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने के लिए, निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसे बनाने के लिए इसके अंदर 3 उपतंत्र, वही आईडी और सुपर ईगो और ईगो, यही 3 उपतंत्र मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समझ गए? चीज़ों को समझ गए? चलिए, अब यहाँ पे है उपाहम, जिसे हम लोग ईदम भी कहते हैं। आईडी को ईदम कहिए या उपाहम कहिए, वही होता है। ईगो मतलब होता है अहम, और सुपर ईगो मतलब होता है, मतलब अहम से भी ऊपर पराहम। ठीक है, तो इन तीनों को आपको जो है समझना पड़ेगा। इन तीन को अगर आप समझ गए तो माइंड स्ट्रक्चर मॉडल समझ गए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण को समझ जाइएगा, या यूँ कहा जाए तो आप माइंड स्ट्रक्चर मॉडल को समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। जो कोई खास नहीं है, बस इसके अंदर चीज़ें को हम पॉइंट में समझेंगे कि आखिर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, एंड ईदम क्या होता है, आईडी क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए उपाहम, जिसे हम लोग यहाँ पे ईदम कहते हैं, ईबम नहीं, ईदम होगा। ठीक है, आईडी। अब जो आईडी होता है, आईडी एक लैटिन शब्द है। आईडी क्या है? लैटिन शब्द है। अब जिसका हिंदी अर्थ होता है यह, मतलब इट। आईडी का मतलब, आईडी एक लैटिन भाषा है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लेकिन जिसका अर्थ होता है यह मतलब इट। इट में इंग्लिश के भाषा इट, हिंदी के भाषा यह, और आईडी का मतलब होता है यही। ठीक है, ये समझ गए?
आईडी मनुष्य की नैसर्गिक सहज वृत्ति और व्यक्तित्व को संरचना को प्रकट करता है। अब आईडी जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता को, ठीक है, नैसर्गिक जो क्रिया होती है ना उसको प्रकट करता है, साथ में सहज वृत्ति को बताता है और उसके व्यक्तित्व की संरचना को दिखाता है, ठीक है। तो आईडी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आईडी आपके पर्सनालिटी को बताएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके अंदर की सहज वृत्ति के बताएगा और नैसर्गिक क्रिया को बताएगा। तो ये ईदम का काम होता है, ठीक है, ईदम यह आपको बताता है। नेक्स्ट है आईडी किसी व्यक्ति में जन्म से मौजूद अभिन्न हिस्सा है। अब ईदम जो होता है किसी व्यक्ति के अंदर जन्म लेते ही यह मौजूद रहता है, जो विशेष रूप से हमारी यौन इच्छाओं, आवेगों, आक्रामकताओं और शारीरिक आवश्यकताओं का स्रोत है। ईदम क्या है? तो ईदम जो भी हम काम करते हैं, चाहे गुस्सा होते हैं, क्रोध में होते हैं, रोते हैं, तो उस पर जो है वह उसका स्रोत ईदम ही है। हमारी इच्छा जो भी प्रकट होता है वह भी ईदम का ही स्रोत है। और जैसे यौन इच्छा हो गया, जैसे यौन सेक्सुअल डिजायर, यह भी हमारा ईदम का ही हिस्सा है। हम आक्रामक हो गए, यह भी गुस्सा हो गए, यह भी ईदम का ही स्रोत है, ठीक है। और हमारे बॉडी को और भी जो चीज़ें चाहिए, ये सभी आवश्यकता का स्रोत कौन होता है? ईदम ही होता है, ठीक है। तो ईदम एक प्रकार से डिमांड होता है, आवश्यकता का स्रोत होता है। बातें को समझिए। अब जो भी आवश्यकता आपको पड़े, आईडी उपाहम का वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता है। यह अचेतन अनकॉन्शियस स्तर पर काम करता है, जो सहज वृत्ति इंस्टिक्ट प्राथमिकता पर जोर देता है, ठीक है। अब ये जो ईदम होता है, यह ईदम का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है। ईदम का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है, बस इसको अपने चीज़ें चाहिए। अब मान के किसी को देखते होइएगा, किसी का पर्सनालिटी ऐसा रहता है, बहुत किसी को क्या सबको रहता है कि व्यक्ति को उससे कुछ चीज़ें हो या नहीं हो, उसको फ़ायदा दे या नुकसान दे, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसको वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। जैसे आप खुद सोचिए कि व्यक्ति का हवसी क्यों ज़्यादा होते जा रहा है आजकल आदमी, क्योंकि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है पूर्ण तरीक़ा से चेंज हो रहा है। व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल चीज़ें के प्रति जो है ज़्यादा आदमी एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। यानी वह उसे वास्तविकता नहीं है कि व्यक्ति को सेक्सुअल चीज़ें जो है बिना अगर किसी चीज़ें, मतलब कोई देखिए सेक्सुअल चीज़ें कब सही माना जाता है? जब व्यक्ति को शादी हो जाए, जब व्यक्ति को लीगल माना जाए यौन संबंध करने के लिए, तब जाके सही माना जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग गलत कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा। आपका ये जो समय है, ईदम क्या करता है कि वह अपने खुशी के पूरा करने के लिए कुछ भी करता है, बस उसे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है। चाहे वो आपको नीचे अंदर धकेल दे, चाहे आपको कितना भी नीचे ले जाए, ठीक है। बस उसे आवश्यकता है, जो शरीर की आवश्यकता है वो चाहिए, यही ईदम बताता है। आईडी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, यह अचेतन अनकॉन्शियस, आपको पढ़ा चुके हैं, एक कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस। तो जो ये ईदम होता है यह अनकॉन्शियस स्तर पर काम करता है, जो सहज वृत्ति इंस्टिक्ट प्राथमिकता पर जोर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका ईदम हुआ। ईदम को खुशी का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब ईदम जो होता है रियलिटी से इसको कोई फ़र्क है नहीं कि भाई रियलिटी कुछ भी हो, बस मन की खुशी, आत्मा की खुशी होने के लिए जो काम होता है वही ईदम का एक चेष्टा रहता है, आवश्यकता रहता है। तो ईदम का प्रिंसिपल है, यह प्लेजर देता है, यह आपको खुशी दे सकता है। जैसे आपको मान गए आपके अंदर सेक्सुअल इच्छा जागी, ठीक है, आपको जो है यौन की इच्छा जागा, लेकिन वह आपको पता नहीं है कि यह यौन इच्छा अगर हम किसी के खिलाफ में या किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती या गलत तरीके से आप करते हैं तो वह गलत माना जाता है। नहीं, ईदम कहता है कि भाई हमें खुशी चाहिए, हमें मन की खुशी चाहिए, चाहे आपके साथ जो भी गलत हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप कानूनी रूप से गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इसे जो है अपने मन की प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। यह रियलिटी पर कोई काम नहीं करता है, बस यह जो है इसे इंस्टिक्ट, मतलब अति आवश्यक जो है इसे अपना चीज़ें जो है अभी के अभी चाहिए, बस इसका यही इतना रोल है, ठीक है, ईदम का, ठीक है। ईदम को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। मैंने अभी बताया
कि इदम ये नहीं आपको बताएगा कि क्या काम अच्छा है क्या काम गलत है। उसे अच्छे बुरे का कोई लेना देना नहीं है, बस उसे अपना प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए। वो खुशी चाहे सही से हो या वो गलत करके हो, लेकिन उसे खुशी चाहिए। वो इंस्टिक्ट जोर देता है, वह जो है सहज विरीति पर जोर देता है, समझ गए। वो आपको सही गलत का जो है पहचान नहीं कराएगा कि कौन चीज़ें सही है कौन चीज़ें गलत है, ठीक है। इसीलिए देखते होइएगा कि जो व्यक्ति में ईदम ज़्यादा होता है वह सही गलत नहीं देखता, खुद पड़ता है किसी काम में, ठीक है। यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है। ईदम जो होता है कोई भी काम को तुरंत करने के लिए जोर देता है, तुरंत आपको धकेलेगा, नहीं 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 नहीं, करो 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 करो, सब एकदम खुशी मिलेगा इसमें, इस प्रकार से आपका मन होगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके मन में ही है, चाहे ईदम हो, सुपर ईगो हो, और आपका ईदम हो, सुपर ईगो हो, ये सब आपके मन का ही खेल है, ठीक है। यह सब आपके मानसिक खेल है, लेकिन आपका मानसिक किस सिचुएशन में है यह तीनों चीज़ें आपको बताएगा। और यही तीनों चीज़ें तय करता है आपके क्या चीज़ का, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का। अब मान गए आप जो है अपने आपका मन आपके खुशी के लिए कोई गलत काम कर लिया, तो आपका तो पर्सनालिटी, आपका तो व्यक्तित्व वहाँ पे धूमिल हो जाएगा। यही चीज़ होता है, समझ गए। ईदम हमारे व्यक्तित्व का दुर्गम हिस्सा है और उसमें से अधिकांश नकारात्मक चरित्र के रूप में वर्णित है। क्या बताया अभी, वही चीज़ें है कि जो ईदम होता है यह ज़्यादातर नकारात्मक निगेटिव कामें करता है जो आपके चरित्र को धूमिल कर सकता है, और यह इसी प्रकार से काम भी करता है जिससे यह सहज ज्ञान तक पहुँचने और जीवन में ऊर्जा जो है भरने का कार्य करता है। अब आप देखते होइएगा कि गलत काम में ज़्यादा ऊर्जा आदमी लगाता है, ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ें करने जाइएगा तो ही जो है आपका काम नहीं होगा, ऊर्जा उतना उसमें नहीं लगेगा। तो यही जो है ईदम हो गया। ईदम को मैंने समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, बस आपको इसको एक आध बार पढ़ लीजिएगा, समझ में पॉइंट बाई पॉइंट पढ़िएगा ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश है। दूसरा आता है अहम। अहम अहम होता है ईगो। ईदम के बाद आता है आपका अहम, जिसे हम लोग ईगो बोलते हैं, ईगो, ठीक है। लोग नहीं कहता है इसके अंदर तो ईगो है। ईगो एक प्रकार से व्यक्ति के अपने चीज़ों के लिए सही भी होता है, ठीक है। ईगो जो है, अब फालतू के ईगो में जो है दूसरे को मतलब ईगो दिखाने के लिए अगर आप करते हैं तो ये गलत चीज़ होता है, लेकिन आप अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए ईगो रख रहे हैं तो ये सही चीज़ होता है, ठीक है। ईगो देखिए, ईगो को आई, सेल्फ यानी मैं और अहम, ठीक है, मैं अहम वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। अब जो ईगो होता है, जिस प्रकार से ईदम वास्तविकता पर काम नहीं करता है, ठीक है, बस उसे अपने मन की चाहत है, चाहत पूरा हो गया, बात खत्म हो गया ईदम में। लेकिन ईगो कहता है नहीं, मैं यहाँ पे ईगो जो है वह काम करता है रियलिटी के सिद्धांत पर। जो चीज़ें रियल होगा ईगो उसी में विश्वास रखता है, यानी उसी रियलिटी पर ही वह काम करता है। तो हमारा मन है तो हमारा मन सही चीज़ों पर भी विश्वास करता है, और हमारा मन कभी कभी मन को शांत करने के लिए कुछ चीज़ें गलत भी करना पड़ता है। तो वही हिस्सा है, हमारा मस्तिष्क का ही हिस्सा है, ठीक है, कि अगर गलत कामों में हाथ बता दिए थोड़ी देर के खुशी के लिए, लेकिन वह दुख में बदल जाए तो वह आपका ईदम हो गया, ठीक है। उसको रियलिटी से कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि आपके साथ बाद में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना, वो अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन ईगो को बहुत मालूम रहता है। ईगो कहता है कि भाई हम तो वास्तविकता के अनुसार काम करेंगे, हम वो सपने में डूबना और हम जो है गलत नहीं कर पाएंगे आपसे, ठीक है। फ्रायड से पहले ईगो शब्द को स्वयं के लिए मतलब के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्रायड जब नहीं थे, फ्रायड जब इसे परिभाषित नहीं किए थे, तो फ्रायड को जो है इससे पहले ईगो को स्वयं के लिए, स्वयं के भावना के मतलब के लिए जो है क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, ठीक है। परंतु बाद में इसे सहिष्णुता, टॉलरेंस, कंट्रोल, योजना, डिफेंस, सूचना का संश्लेषण, मेमोरी के रूप में और मानसिक कार्यों को करने वाला, नैतिकता पूर्ण निर्णय लेने वाला बताया गया। अब ईगो जो होता है, आपको लगता होगा कि फलाना के अंदर बहुत बड़ा ईगो है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वह ईगो उस व्यक्ति के लिए, उसको नियंत्रण के लिए काम करता है, प्लानिंग के लिए काम करता है, रक्षा दिलाता है वह ईगो उसको, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मेमोरी को एक्टिव रखता है और मानसिक कार्यों को करने वाला, निर्णय लेने वाला ईगो को बताया गया है। तो ईगो गलत वे में ही नहीं होता है, ईगो का अच्छा सेंस भी होता है। ईगो जो है व्यक्ति को ऊर्जा भी भरता है कि तुम एक काम करो, ठीक है,
ईगो पर्सनली व्यक्ति को जो है स्ट्रेंथ देता है। तो लोग कहता है उसके अंदर तो बहुत ईगो है, मान सकते हैं आपके नज़रों में ईगो है, लेकिन हो सकता है वह ईगो उसके लिए जो है एनर्जी देता हो, वह ईगो उसके ऊपर कंट्रोल करता हो, वह ईगो उसके अंदर सहिष्णुता भरता हो। ठीक है, तो ईगो जो है गलत ही नहीं होता है। ईगो किसी व्यक्ति के लिए, उसके पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए उसको मदद भी कर सकता है। तो यही ईगो होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। लेकिन ये जो फ्रायड थे, फ्रायड के आने से पहले ईगो को सिर्फ जो है स्वयं की भावनाओं बताने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता था। ईगो वास्तविकता को अलग करता है। ईगो पहचानता है कि क्या रियलिटी है, क्या गड़बड़ है। तो ईगो वास्तविकता को अलग करता है। यह हमारी सोच और समझ को व्यवस्थित करता है और हमारे आसपास की दुनिया में बनाने में हमें मदद करता है। तो ईगो जो है बहुत अच्छा होता है। ईगो वास्तविकता पर काम करता है, यह वास्तविकता को अलग करता है और यह आपके सोच समझ इन सब को जो है आपको क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। ठीक है, और आसपास की दुनिया में आपको बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ईगो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उपाहम से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ईगो को कहाँ से एनर्जी मिलता है, तो ईगो को एनर्जी मिलता है कहाँ से, उपाहम से। और उपाहम तो भाई तोड़ फोड़ गलत सही करने वाला ही है, तो वह तो इंस्टिंक्ट ऊर्जा देता है। वह ऊर्जा लेता है कौन, ईगो। ठीक है, तो ईगो को ध्यान रखिएगा। ईगो उपाहम पर नियंत्रण की तरह कार्य करता है। अब ईगो जो होता है वह उपाहम पर नियंत्रण की काम करता है। अब जैसे आपके मन में ख्याल आया कि चला जाए आज जो है रंगरलिया मनाया जाए, ठीक है ना, आज जॉली मूड है, आज जो है मनोरंजन किया जाए कहीं चलकर, तो ईगो आप पर नियंत्रण करेगा। अरे बुड़बक कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं करने का, ये चीज़ें गलत है, तुम फंस जाओगे। तो ईगो कंट्रोल करता है ईदम पर। और ईदम क्या है, ईदम आपको पता है, अभी पढ़ाए हैं, समझ गए। तो यह हो गया ईगो। इसे द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया, सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ईगो को सेकेंडरी थिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है क्योंकि यह सोचता है, समझता है, आपके ऊपर जो है आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसे द्वितीयक चिंतन प्रक्रिया भी कहा गया है। इसके अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में, कुछ कार्य अचेतन अवस्था में संपन्न होती है। अब देख लीजिए, इसके अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में यानी कॉन्शियस लेवल में जो है क्या होता है, संपन्न होता है। अब जो चीज़ें जागृत अवस्था में होगा उसमें तो ज़्यादा आप दिमाग लगाइएगा, ज़्यादा सोचिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, लेकिन ईदम वाला कहाँ था, ईदम वाला जो दिमाग का खाली है, बहुत बड़ा गोदाम है अनकॉन्शियस, उसमें संपन्न होते था। तो उस प्रकार से वह एक सोया हुआ दिमाग है। ठीक है, तो उसमें कुछ करने से पहले सोचता नहीं है। लेकिन ईगो चेतन अवस्था में होता है, इसलिए यह बहुत बड़ा जो है व्यक्ति को एक सावधानी भी करता है। ठीक है, इसे सीट ऑफ कॉन्शियस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ईगो को सीट ऑफ कॉन्शियस भी कहा जाता है। यह इदम व प्राहम के मध्य संतुलन का काम करता है। मतलब ईगो जो होता है ऊपर में ईद और नीचे में सुपर ईगो, बीच में ईगो जो है यह दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, ईगो जो है ईदम और प्राहम के बीच मध्यस्थता का काम करता है। वही चीज़ें है, ईगो जो है ऊपर आईडी और नीचे सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता, मीडिएटर का काम भी करता है। ठीक है, ईगो में बचाव की मुद्रा, ठीक है, परसेप्शनल अवधारणा, बौद्धिक, संज्ञात्मक और कार्यकारी कार्य भी शामिल होते हैं। तो ईगो में जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल हो गया, बचाव का हो गया, ठीक है, परसेप्शनल अवधारणा का हो गया, संज्ञात्मक हो गया, फंक्शनल, जो भी बौद्धिक चीज़ें होता है दिमाग से होने वाला, वह आपके ईगो के द्वारा ही शामिल होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका ईगो। चीज़ों को समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, चाहे तो आप इंग्लिश को अच्छे से रीड कर सकते हैं इंग्लिश वाले, और टोटल चीज़ें को बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इतना अच्छे से समझा देता हूँ कि आप लोग को हिंदी हो या इंग्लिश, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है अपन यहाँ पे सुपर ईगो। ठीक है, क्या चीज़, सुपर ईगो। अब सुपर ईगो जो होता है, इससे सुपर मतलब परा और ईगो मतलब अहम, मतलब परा अहम। ठीक है, मतलब ईगो से भी ऊपर ईगो। तो सुपर ईगो मुख्य रूप से मनुष्य को उसके माता पिता द्वारा सिखाया गया सांस्कृतिक नियम है जो इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है, जो कि मनुष्य को मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में मदद करता है। अब ये जो सुपर ईगो होता है, यह ईगो से भी ऊपर काम करता है। यह व्यक्ति के जो माता पिता द्वारा सिखाए जाते हैं कि बाबू ये नहीं करना है, ये करना है, ये गलत है, ये सही है, ये हमारा संस्कृति कल्चर है। तो ये सब चीज़ें जो सिखाया जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति को इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है, जो मनुष्य को मार्गदर्शन और
प्रभाव लागू करने में मदद करता है। कौन? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो है आपके माता पिता द्वारा आपको जो चीज़ें सिखाया जाता है, ठीक है, यह इंटरनलाइजेशन प्रभाव व्यक्त करता है। वह आपको मार्गदर्शन और प्रभाव लागू करने में भी, मतलब सुपर ईगो मेन प्रकार से आपको आगे राह दिखाने वाला होता है, ठीक है, जो आपको नए नए चीज़ों से अवगत कराने वाला होता है, वो सुपर ईगो होता है, ठीक है। इसे हायर सेल्फ भी कहा जाता है। इसे जो है सबसे हायर सेल्फ मतलब समझ रहे हैं, सबसे ऊंचा जो है स्वयं के लिए भी जो है इसे कहा जाता है। सुपर ईगो व्यक्ति को अपनी नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराता है। सुपर ईगो आपको नैतिक जो मोरल जो आपके ड्यूटीज होते हैं उससे जो है आपको अवगत कराता है कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आपका जो है नैतिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, जैसे दूसरे बड़े को रिस्पेक्ट करना, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, ठीक है, अपने अपने चीज़ों को जो है रिस्पेक्ट करना दूसरे को, ठीक है। तो ये सुपर ईगो व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को अवगत कराता है, ठीक है। और यहाँ पे है देख लीजिए, यह व्यक्ति के आदर्शों, आध्यात्मिक लक्ष्यों, विवेक संगठित हिस्सा है। अब ये जो सुपर ईगो है यह और बढ़िया है। यह व्यक्ति के आदर्श, आध्यात्मिक लक्ष्य, विवेक को संगठित करता है, एकजुट करता है, जो किसी व्यक्तिगत आलोचनाओं और प्रतिबंध कर स्वयं की इच्छाओं, कल्पनाओं, भावनाओं के अनुरूप कार्य करता है, ठीक है। सुपर ईगो अचेतन स्तर, ये भी अचेतन स्तर पर ही काम करता है सुपर ईगो, ठीक है। प्रारंभ यानी सुपर ईगो समय के साथ जो है व्यक्ति में विकसित होता है। सुपर ईगो जो है समय के साथ व्यक्ति में विकसित होता है। जैसे देखते हो ये कि जो बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह अपने परिवार समाज से चीज़ों को सीखता है, तो वही कहता है सुपर ईगो धीरे धीरे विकसित होता है। यह आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, यह जो है आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। कौन? सुपर ईगो। यह अहम को आदेश प्रदान कर दमन द्वारा अवांछित इच्छाओं पर नियंत्रण करता है। और ये जो आपका सुपर ईगो होता है यह ईगो को जो है आदेश दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ईगो में निर्णय ईगो में निर्णय दूसरों के बारे में सोचना होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा इसे कोई जो है मतलब पता नहीं होता है। तो ईगो में निर्णय दूसरे के बारे में सोचना, ठीक है, ईगो में निर्णय लेना, दूसरे के बारे में सोचना ये होता है, लेकिन उसका क्या परिणाम होगा निर्णय कुछ चीज़ों का, उससे उसको कोई जो है मतलब ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपर ईगो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सुपर ईगो क्या होता है, देखिए सुपर ईगो आपके आदर्शवादी चीज़ों को बनाता है। सुपर ईगो आपके माता पिता द्वारा सिखाए हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना, ठीक है, यह जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति वैसे वैसे यह चलते रहता है। तो सुपर ईगो बेसिकली व्यक्ति को जो है आगे सीखने सिखाने के लिए, ठीक है, यह काम में आता है। बाकी तीनों चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका PDF narsingyan.com पर मिल जाएगा, बिहेवियर साइंस में सब्जेक्टिव वाला में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।